आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। एक बड़ी खबर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जहां पर उनके साथ जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उनके साथ जो सहयोग है वो दरअसल डगमगा रहा है। और ये डगमगा क्यों रहा है? दरअसल उनके बीच खटास पैदा हो गई है, जो आपने पिछले दिनों हुए उपचुनावों में देखी, जिसमें 4 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव है, जिसमें बीजेपी के खाते में महज 2 चली, लेकिन जिससे बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई। और उसके साथ जो अब अन्य राज्यों में जो गठबंधन है बीजेपी की सहयोगी दलों का, वो गठबंधन अब ज्यादा दिन नहीं चल सकते, या फिर यूं कहें कि वो गठबंधन टूट की कगार पर हैं। और वो कब तक टूटेंगे, इन पर कब तक निर्णय होगा, ये कह पाना मुश्किल है। मैं सीधे आपको लेके चलता हूं एक खबर में, जिसमें साफ जाहिर है कि बीजेपी के साथ ना तो अब नीतीश खुश है और ना ही उद्धव खुश है। जी हां, सीधी खबर आई है, मैं आपको दिखाता हूं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश और उद्धव के लिए चुनौती, बीजेपी का सामना करें या समर्पण। सही बात है, अब ये बीजेपी से अलग होकर बीजेपी का सामना करेंगे या उसको समर्पण कर देंगे। सबसे बड़ी बात होगी देखना कि आखिर ये दोनों पार्टी क्या बीजेपी पर गाज गिराएंगी या फिर बीजेपी के साथ लड़ेंगी। मैं आपको सीधे खबर से रूबरू कराता हूं, आखिर इसमें है क्या। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार दोनों इस वक्त एनडीए से असहज नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं वहां पे एक और जो बीजेपी को जीत मिली और शिवसेना हार गई है पालघर की सीट, तो शिवसेना को ये रास नहीं आ रहा कि वो बीजेपी से कैसे हार गई। तो दूसरी ओर जो कि हाट बिहार की सीट, विधानसभा सीट जो कि हाट पर जो जेडीयू की सीट थी, वो आरजेडी ने झटक ली है, जो बीजेपी को भी रास नहीं आ रहा। और इसी को लेकर कहीं नीतीश को यह डर है कि बीजेपी के साथ गठबंधन मेरी साख तो डुबा नहीं रहा। इसी को लेकर ये दोनों ही पार्टी असहज महसूस कर रही है और ये सोच रही है कि आखिर इनसे कैसे, बीजेपी से कैसे अलग हुआ जा सके। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, शिवसेना सुप्रीमो और उद्धव ठाकरे और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार दोनों इस वक्त एनडीए से असहज नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का प्रभाव इस समय उससे दोनों पार्टियां अपने आप को असुरक्षित मान रही हैं। जाहिर सी बात है, और यह असुरक्षित इसलिए मान रही है जो हमें समय समय पर दिखता भी रहता है। खास बात यह है कि इनमें से एक बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी निभा रही है, तो दूसरी खुद सरकार चला रही है बीजेपी के सहयोग से। लेकिन दोनों इस बात को लेकर कशमकश की स्थिति में है। अगले चुनाव तक क्या स्थिति होगी, क्या वो बीजेपी के साथ रह पाएंगे या नहीं, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन चलेगा या नहीं, या उसके साथ खड़े होंगे या उसके खिलाफ खड़े होंगे, सबसे बड़ा सवाल। बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ जैसे युद्ध ही छेड़ दिया है, और जदयू भी दोबारा बीजेपी से जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा सहज नहीं महसूस कर रही। लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। शिवसेना जो कि बाला साहेब ठाकरे के समय से महाराष्ट्र में कभी बड़े भाई की भूमिका अदा करती थी, अब बीजेपी की जूनियर यानी कि सहयोगी के रूप में काम कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, शिवसेना जो कि बाला साहेब ठाकरे के समय में महाराष्ट्र में कभी बड़े भाई की भूमिका अदा करती थी, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो बीजेपी की जूनियर यानी कि सहयोगी के रूप में काम कर रही है। 2014 में जब बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ लिया था, तो शिवसेना को मजबूरन अपने अकेले के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी को हराने के लिए लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया था। लेकिन लगातार मतभेदों के बावजूद शिवसेना और जेडीयू दोनों पार्टियों के पास अब एक ही रास्ता था, या तो वो बीजेपी के शागिर्द की तरह काम करें या फिर बीजेपी का मुकाबला करें। और इन दोनों ने बीजेपी के शागिर्द के रूप में काम अपनाया। एक जगह बीजेपी की सहयोगी दल है, तो दूसरी जगह बीजेपी नेतृत्व कर रही है। लेकिन अब सवाल, अब स्थिति, हालात बदल गए हैं, और अब क्या होगा ये आगे तीनों पार्टी ही जाने। मैं आपको बताता हूं कि लेकिन जिस तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को अपना दुश्मन मान रहे थे, उसी तरह से यहां महाराष्ट्र में भी एनसीपी, कांग्रेस, एमएनएस व शिवसेना बीजेपी से खतरा महसूस कर रही हैं। इसलिए पार्टियां एक साथ हाथ मिला सकती हैं। कांग्रेस और एनसीपी दोनों तुलनात्मक रूप से शिवसेना के साथ सहज हैं। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी दोनों शिवसेना के साथ सहज हैं, क्योंकि शिवसेना का हिंदुत्व बीजेपी के एजेंडे को रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
इसके साथ ही एमएनएस चीफ राज ठाकरे पहले ही मोदी मुक्त भारत का नारा दे चुके हैं। जो कि एमएनएस चीफ है राज ठाकरे, वो पहले ही मोदी मुक्त भारत का नारा दे चुके हैं। यानी कि दोनों तीनों पार्टियां एक साथ नजर आ सकती हैं। कांग्रेस और बात करें तो आखिर में जो एंटी बीजेपी फ्रंट से महाराष्ट्र में किसको ज्यादा सबसे फायदा होगा। बीजेपी भी महाराष्ट्र से आने वाले इस खतरे को भांप रही है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना को भी प्राथमिकता होगी कि वो बीजेपी को किसी भी तरीके से रोके। पालघर लोकसभा उपचुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे का ये कहना कि सभी पार्टियों को एक साथ हो जाना चाहिए, इससे दिखाता है, इससे जाहिर होता है कि शिवसेना बीजेपी को रोकने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकती है। जब उसकी सहयोगी पार्टी ये खुद कहती है कि आखिर बीजेपी को रोकने के लिए सभी पार्टी को एक साथ आना चाहिए, तो वो और भी कुछ कर सकती है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर पालघर में मिली हार भी शिवसेना को क्यों नहीं पच रही। पालघर सीट पर बीजेपी की जीत शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब शिवसेना को नए सिरे से सोचना होगा कि क्या वो बीजेपी से अलग फायदे में रहेगी या नहीं। बीजेपी ने पालघर सीट जीतकर शिवसेना को भी दिखा दिया है कि अभी भी उसकी पहुंच महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा है। हालांकि इस हार के बाद शिवसेना एक घायल शेर की तरह हो गई है, जो कभी भी बीजेपी के ऊपर वार कर सकती है, और वो इस हार के बाद लगातार उस पर और हमले करने की कोशिश कर रही है कि वो भी शिवसेना भी इन्हें दिखाएगी कि आखिर शेर को शवाशेर भी मिलेगा। पालघर और भंडारा गोंडिया सीट 2014 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन उपचुनाव में भंडारा गोंडिया की सीट हार जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये न सिर्फ विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी के कैलकुलेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी काम पर सवाल या निशान खड़ा करता है, जिससे पता चलता है कि आखिर अब ये दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो रही है। तो वहीं अगर बात करें बिहार की, जो कि हाट की सीट की, और वहां पर मोदी और नीतीश के गठबंधन की, तो बता दें विधानसभा सीट जो कि हाट 2005 से लगातार जदयू ही जीत रही है। 2005 से 2018 13 साल से सीट जदयू के पास है, लेकिन इस बार के चुनावों में यह सीट नीतीश कुमार के हाथों से फिसलकर आरजेडी के पास चली गई। राजद उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने 41,225 वोटों से जदयू उम्मीदवार मुर्शीद आलम को हरा दिया है। आप देख सकते हैं आरजेडी के शाहनवाज आलम तो जदयू के मुर्शीद आलम, दोनों ने कौन सा कार्ड खेला है ये सभी आप जानते हैं, नाम से आपको पता चल गया होगा। इस जीत पर राजद विधायक विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जो कि हाट की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि लालूवाद ने अवसरवाद को हराया है। ऐसा तब हुआ है जब रामनवमी के दौरान बिहार में सांप्रदायिक तनाव को लेकर नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं का नाम लिए बगैर तल्ख लहजा अपनाया था और मजार पर जाकर चादर पोशी भी की थी। जो कि हाट, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ के 80% वोटर मुस्लिम है, यानी मुस्लिम वोट यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो ये तय करते हैं कि वहां से कौन सा नेता चुनकर विधानसभा जाएगा और कौन सा नहीं। नीतीश कुमार ने हाल ही में दलितों व अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए इन समुदाय से आने वाले छात्रों, जो कि हॉस्टल में पढ़ने वाले, और हर महीने 15 किलो खाद्यान्न मुफ्त देने का ऐलान किया था। उनका यह ऐलान भी किसी काम का नहीं निकला, यानी कि कह सकते हैं कि उनका यह चुनाव स्टंट जो कि किसी काम का नहीं निकला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर अब दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां क्या करेंगी। ये दोनों पार्टियां जो कि बीजेपी से बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल उससे असहज महसूस कर रही हैं, क्या ये 2019 में इससे गठबंधन तोड़ देंगी या फिर इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हालात नजर नहीं आ रहे। और बात करें शिवसेना की तो उसके तो बिल्कुल भी हालात नजर नहीं आ रहे कि वो बीजेपी का साथ देगी। और ये रही बात बिहार की, तो नीतीश की भी कुर्सी जो कि डगमगाती दिख रही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार की जनता उन्हें भी कुर्सी से गिरा देगी। और इसके लिए
अब वो बीजेपी के साथ रहेगी या बीजेपी से अलग होगी, देखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।